वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम पावर ऑफ एक्यूटल पढ़ेंगे। ये सीआरपीसी का टॉपिक है। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक होगा पावर ऑफ एक्यूटल, दूसरी चीज़ होगी कि अपील अगेंस्ट पावर ऑफ एक्यूटल। मतलब पावर ऑफ एक्यूटल होता क्या है वो पढ़ेंगे, उसके साथ अपील कैसे की जाती है इन एक्यूटल के प्रोसेस पे वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि अपील का अलग से एक चैप्टर है, लेकिन मैंने इस चैप्टर को इसके अंदर ही डाल दी क्योंकि एग्ज़ाम में बाज़ात इसका ऊपर अपील के ऊपर भी बात वो कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कवर करूँगी। इंट्रोडक्शन। A judge or magistrate can hear someone of a crime at any point during a case। यहाँ पे जो जज होता है या मैजिस्ट्रेट, आम तौर पे जो जज होता है नॉर्मली वो सिविल केसेस को डील करता है। सिविल केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें क्राइम वगैरह मौजूद नहीं होता, लेकिन हम अभी एक्यूटल पढ़ रहे हैं। एक्यूटल का मतलब होता है किसी को माफ़ करना, फॉरगिव कर देना। कोई क्राइम उसने किया है उसको माफ़ करना, ठीक है। तो जज भी इसको कर सकता है और साथ में मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट को जज और मैजिस्ट्रेट का फ़र्क नहीं पता। जज जो है सिविल केसेस को मोस्टली डील करता है, क्रिमिनल को नहीं करता, सिविल को करता है। जो मैजिस्ट्रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस को डील करता है, ठीक हो गया। यानी कि क्या ये रहा है कि चाहे वो जज हो जो सिविल केस को डील कर रहा है या क्रिमिनल केसेस वाला मैजिस्ट्रेट हो, दोनों के पास ये पावर्स हैं कि वो एक्यूटल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूटल मीन्स जिन लोगों को सज़ा हुई है उनको माफ़ कर देना। अब कैसे माफ़ किया जाता है, किन बेसिस पे किया जाता है, वो हम इस टॉपिक में साथ समझेंगे। This can happen if, after hearing both sides, the judge thinks the charge is not valid or believes the accused is unlikely to be convicted। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये तब एक्यूटल किया जाता है जब जज दोनों पार्टीज़ को सुनता है। जज जब दोनों पार्टीज़ को सुनता है उससे उसको ये समझ आती है कि जिस इंसान पे इल्ज़ाम लगा है वो बेचारा गुनहगार नहीं है, वो मासूम सा इंसान है, उस पर जितने इल्ज़ाम लगे हैं वो गलत लगे हुए हैं। अगर जज कोई चीज़ पता चल जाए, ऐसी सिचुएशन पे जज उस इंसान को एक्यूट कर देगा, यानी कि उसको आज़ाद कर देगा सारे इल्ज़ामों से। इसी चीज़ को हम एक्यूटल कहते हैं, ठीक है। आप एक्यूटल को इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं करना कि एक्यूटल का मतलब है किसी को फ्रीडम दे देना। ऐसा नहीं होता एक्यूटल। एक्यूटल में क्या होता है कि जितने भी उस पर इल्ज़ाम लगे जाते हैं वो सारे के सारे इल्ज़ाम उसके ऊपर से हटा दिए जाते हैं और तब उसको आज़ादी दी जाती है, ठीक हो गया। यानी कि उस इंसान के ऊपर जो धब्बा लग जाता है कि ये मुजरिम है, वो धब्बा हट जाता है और फिर उसको आज़ादी मिलती है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है रेलिवेंट सेक्शन। इसमें आपने ये रेलिवेंट सेक्शंस याद रखने हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। अब आपने मीनिंग ऑफ एक्विट बताना है, ठीक है। आपने पहली बात तो ये है, जब भी आप हेडिंग्स दिया करें ना, हेडिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया करें। देखिए पहले मैंने एक्विट को एक्सप्लेन किया, दूसरी हेडिंग में मैंने मीनिंग ऑफ एक्यूटल को एक्सप्लेन किया। यानी कि आप एक्यूट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उससे क्या होगा, एक तो एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, ऊपर से आपके पास राइटिंग के लिए मटेरियल भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। अब एक्विट का क्या मतलब है वो हम पढ़ने लगे हैं। एक्विट का मतलब है टू एक्विट समवन मीन्स टू डिक्लेयर देम इनोसेंट ऑफ अ क्राइम। यानी कि किसी इंसान को अगर आप एक्विट करते हो, इट मीन्स हम उसके ऊपर ये चीज़ लगा देते हैं कि वो अब क्रिमिनल नहीं रहा, उसके ऊपर जितने इल्ज़ाम लगे थे वो हट चुके हैं, वो एक इनोसेंट इंसान है। इसको हम इक्विट कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ इक्विटल में आप एक केस लॉ की डेफिनेशन लिख दो। ये केस लॉ है PLJ 200 CRC 979। इसमें ये लिखा है, जजमेंट गिवन बाय अ जज और जूरी दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ चार्ज और एक्यूजेशन। इक्विटल का मतलब है एक जजमेंट है, एक डिसीजन है जो कि जज या जूरी देता है। जूरी को भी जज ही कहते हैं, ठीक है। जो जज देता है किसी ऐसे इंसान को जिसने कोई क्राइम किया है, कोई गलत हरकत की है या जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, ठीक है। यानी कि जो जज है वो अपने डिसीजन में एक ऐसे इंसान को इनोसेंट कर देता है जिसके ऊपर पहले से कोई इल्ज़ाम लगे हुए थे, ठीक है। ये चीज़ें आपने इस केस लॉ के रेफरेंस के साथ लिखनी है। केस लॉ का नाम लाजमी डाल के लिखिएगा, ठीक है। अगर केस लॉ नहीं याद रहता तो बेशक आप सिंपल सा करके भी लिख सकते हैं। केस लॉ लिख देंगे तो उससे मार्क्स अच्छे आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज मीनिंग ऑफ एक्यूटल। इसमें आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हेडिंग दे देनी। इसमें लिखना है, एक्यूटल इज व्हेन अ कोर्ट डिसाइड्स दैट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इज नॉट गिल्टी।
एक्यूटल का मतलब है जिसमें कोर्ट के जजेस जो है डिसाइड करते हैं कि जिस इंसान पे इल्ज़ामात लगे हैं क्राइम के, वो इंसान जो है गिल्टी नहीं है, वो मासूम है। इस चीज़ को हम एक्यूटल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं अब। पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो अब हमने सेक्शन क्रॉस रेफरेंस में डाले हैं, अब वो आएंगे सारे। इसमें ये बताया जा रहा है कि मैजिस्ट्रेट के पास एक्यूटल की कौन सी पावर है। तो जो सेक्शन 249A है, उसमें मैजिस्ट्रेट के पास एक्यूटल की पावर मौजूद है। अ मैजिस्ट्रेट कैन एक्विट एन एक्यूज पर्सन एट एनी स्टेज ऑफ द केस इफ दे बिलीव आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स दैट द चार्ज इज बेसलेस एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ कन्विक्शन। यानी कि जो मैजिस्ट्रेट है जब दोनों पार्टीज़ को देखेगा, दोनों पार्टीज़ को हियर करेगा, सुनेगा, और उसको समझ आ जाएगी कि जो चार्ज लगा है वो बेसलेस है, यानी कि उस बंदे के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं वो सही नहीं लगे, उस बंदे की जो लाइफ है वो बड़ी मासूम ज़िंदगी गुजारता है, उस बंदे की लाइफ का जो बैकग्राउंड है, यानी कि उसका जो पास्ट है वो भी बड़ा सादा है। तो जज को जब देखेगा कि भाई इसकी लाइफ कितनी सादी है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि इसने कोई क्राइम नहीं किया होगा। और इसकी एजुकेशन भी देखेगा, दोनों पार्टीज़ की सुनेगा, तो जज को यकीन हो जाएगा कि जितने भी इस इंसान पे इल्ज़ाम लगे हैं वो बेसलेस हैं, इस पे बनते ही नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन पे वो जो मैजिस्ट्रेट है वो उस बंदे के ऊपर जितने भी कन्विक्शंस लगे हैं, यानी कि इल्ज़ाम लगे हैं, वो सारे हटा देगा, उसको एक्यूटल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की पावर हमने डिस्कस की। अगली पावर है पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट, यानी कि जो कोर्ट्स हैं उनकी पावर आपको सेक्शन 265K में मिलेगी। हम इसको अब स्टडी करते हैं। अ कोर्ट कैन ऑल्सो एक्यूट एन एक्यूज पर्सन एट एनी स्टेज, यानी कि जो कोर्ट्स होती है ना, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट्स हों या सिविल कोर्ट्स हों, उनके पास इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग हर वक्त पावर्स रहती है कि वो एक्विट कर सकते किसी भी क्रिमिनल को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं या कन्विक्शन लगी है। इफ़ इट डिसाइड्स आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ कन्विक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो कोर्ट है वो एक्विट कर सकती है एक ऐसे इंसान को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, एक्यूज़ हुआ हुआ वो इंसान जिस पर इल्ज़ाम लगे किसी भी वक्त। अगर उस कोर्ट को इस चीज़ का पता चल जाए कि वो इंसान पे जो कन्विक्शंस लगे हैं वो झूठे हैं, तब पता चलेगा इस कोर्ट को जब वो दोनों पार्टीज़ को सुनेगी। ठीक है, तो मतलब आप गौर करें तो दोनों बातों में एक ही बात ही लिखी है, दोनों हेडिंग्स के अंदर। ठीक हो गया, यानी कि दोनों मैजिस्ट्रेट हो कि कोर्ट्स हो, जितनी भी, सबको करना क्या है कि दोनों पार्टीज़ को सुनना है, फिर जाके ही डिसीजन देंगे। अगला हेडिंग है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आपको सेक्शन 561A में मिलेगा CRPC। A high court has the power to make order to ensure decisions, prevent misuse of court processes and ensure justice. Basically जो inherent powers हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि जो हाई कोर्ट है ना, उनके पास डिसीजंस देने की पावर्स हर वक्त रहती हैं, और इनकी जो पावर्स है ना वो प्रॉपर्ली नोट की जाती हैं ताकि ये अपनी पावर्स को मिसयूज़ ना कर सकें और जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करें। तो ये बातें आपने इसमें थोड़ी बहुत ऐड कर देनी है क्योंकि ये सेक्शन 561A में आया है। अगली हेडिंग है पावर ऑफ एक्यूटल। यहाँ से वो बातें शुरू हो रही हैं जिसके ऊपर ये टॉपिक लिखा गया। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ये सारा कुछ इसलिए बताया क्योंकि इससे एक तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, दूसरी चीज़ जब आप ये सारी चीज़ें मेंशन करोगे ना, ये आगे भी इसके अंदर आपने लिखनी है। तो मैं डायरेक्ट अगर यहाँ से समझाती हूँ तो आपको समझ नहीं लगती, इसलिए मैंने पहले ही हर चीज़ को क्लियर करके समझा दिया। अब आता है पावर ऑफ एक्यूटल। पावर ऑफ एक्यूटल जो है आपको सेक्शन 249 एंड 265K में मिलेगा। ठीक हो गया। बेसिकली ये इन्हीं पावर्स की बात करें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, इन्हीं को दोबारा जो है आपने इसके अंदर डाल के लिख देना है और बताना है कि जो ये सेक्शंस हैं उसके अंदर आपको पावर ऑफ एक्यूटल्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि CRPC के इन सेक्शंस में पावर ऑफ एक्यूटल मौजूद है। और सिमिलर टू दोज ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 561A, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पावर्स इन सेक्शंस में मिली है ना दूसरे लोगों को, यानी कि मजिस्ट्रेट को, दूसरे कोर्ट्स को, वो सारी पावर जो है हाई कोर्ट के पास भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात लिखी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे इस लाइन इसके आगे भी मज़ीद लिख सकते हो कि जितनी पावर्स इनको मिली हैं इन दो को, वो पावर जो है हाई कोर्ट के पास भी मौजूद है। ज़ाहिर ही पता है हाई कोर्ट स्ट्रॉन्ग और बड़ी अथॉरिटी है, उनके पास तो होनी चाहिए पावर्स। Normally, a trial court should be approached first, but the High Court can also handle such cases directly if needed. यहाँ पे ये बात लास्ट टाइम में ये लिखी जा रही है कि आम तौर पे ट्रायल कोर्ट्स वो कोर्ट्स होती हैं जो हाई कोर्ट से छोटी होती हैं। तो क्या ये रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनमें हमें पहले जाके अप्रोच करना चाहिए जब भी हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे और हम उस इल्ज़ाम को अगर हटाना चाहे अपने सर से, तो हमें पहले ट्रायल कोर्ट्स को रीच करना चाहिए। लेकिन जो लोग ट्रायल कोर्ट्स पे नहीं जाना चाहते तो बेशक हाई कोर्ट पे स्ट्रेट जाके हेल्प ले सकते हैं। ये बातें आपने यहाँ पे लिख देनी है।
एट एनी स्टेज की हेडिंग दे देनी है। यहाँ पे आपने लिख रहा है द टर्म एट एनी स्टेज मीन्स दैट अ जज कैन एक्विट समवन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लीगल प्रोसेस वेदर एट स्टार्ट, इन द मिडल और लेटर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जज है, ठीक है, और ये एक इंसान है जिस पे इल्ज़ाम लगा है। अब जितने वक्त में वो केस चल रहा है, लाइक अगर केस चल रहा है जिसमें डिसीजन उसने अभी तक नहीं दिया जज ने, डिसीजन देने से पहले, डिसीजन देने के दौरान और डिसीजन एंड होने के दौरान के पीरियड में वो जज जो है सारी जानकारी करके इस बंदे को एक्विट कर सकता है। एक्विट का मतलब है इसके ऊपर जितने इल्ज़ाम लगे हैं, कन्विक्शंस लगी हैं कि इसने मर्डर किया है या कोई भी गलत काम किया है, उन सारे इल्ज़ाम को इसके ऊपर से हटा के इसको रिहा कर सकता है, आज़ाद कर सकता है। लेकिन जज जो है वो स्टार्टिंग में भी कर सकता है, मिडिल में भी कर सकता है, लेटर ऑन भी कर सकता है। यानी कि जब तक पीरियड उसका, यानी कि जब तक कोर्ट के अंदर ये बंदा मौजूद है और जज डिसीजन जितनी दौरान ले रहा है, लोगों से डिस्कशन कर रहा है, दोनों पार्टी से डिस्कस कर रहा है, पूछ रहा है, उस पीरियड के दौरान भी वो कर सकता है, मिडिल में यानी कि स्टार्टिंग पे भी दे सकता है या एंड पे भी दे सकता है। तो ये बातें यहाँ पे लिखी है। मैं रेस साथ साथ इसलिए कर रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है डायरेक्ट नोट्स भी बना रहे होते हैं वीडियो से ही। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन। अब आपने करना ये है कि इन दोनों सेक्शंस को डाल के ना इनके ऑब्जेक्ट्स यानी कि पर्पस बताना है कि इनमें लिखा गया है सेक्शन में शॉर्ट करके। दीज सेक्शंस अलाउज फॉर एक्यूटल इफ द कोर्ट बिलीव्स दैट देयर इज नो चांस ऑफ कन्विक्शंस and this can be done at any stage of the case even before the trial ends। यहाँ पे देखो सेम बात लिखी है जो हमने ऊपर पढ़ी है, लेकिन हम हेडिंग्स में दोबारा उनको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि देखो हेडिंग्स में बार बार रिपीट करने का फ़ायदा ये होता है ना उन सेम बातों को, एक तो याद कम रखना पड़ता है, दूसरी चीज़ हमारे पास हेडिंग ज़्यादा हो जाती लिखने की। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो दोनों सेक्शंस हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि कोर्ट जो है किस तरह से बंदों को एक्विट करती है, यानी कि उनके ऊपर से इल्ज़ाम हटवाती है, और ये इल्ज़ाम कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पे कर सकती है, यानी कि स्टार्टिंग पे भी कर सकती है और एंड पे भी कर सकती है। मतलब सेम बात जो हमने ऊपर पढ़ी है वो आपने इधर लिख देनी है। जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रायल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनकी क्या जुरिस्डिक्शन है। अब ट्रायल कोर्ट में भी वही सेम आपने सेक्शंस डाले, यानी कि जो ये सेम सेक्शंस है ना ये आपने बार बार डालते रहने हैं तब तक जब तक हाई कोर्ट नहीं आता। हाई कोर्ट जैसे आएगा ऑब्वियसली उसके सेक्शंस के हिसाब से आपने उसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें आपने ये बताना है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनकी क्या जुरिस्डिक्शन है, यानी कि उनकी क्या पावर्स हैं कि वो एक्विट किस तरह कर सकती हैं। यहाँ पे लिखना दीज सेक्शंस आर यूज्ड बाय ट्रायल कोर्ट व्हेन देयर इज़ नो प्रॉपर एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, वो जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, जब भी किसी इंसान के खिलाफ कोई इतने इल्ज़ाम मौजूद नहीं है कि इसको जेल हो जाए, ठीक है। देखो एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, ठीक है, ये दोनों कह रहे हैं कि इस इंसान ने जो है चोरी की है या कोई गलत काम कर दिया, क्राइम कोई कर दी है, लेकिन इन दोनों के पास कोई भी एविडेंस इतना मौजूद नहीं है सॉलिड कि वो इस इंसान को प्रॉपरली कन्विक्ट कर सके, यानी कि इस पर प्रॉपर इल्ज़ाम लगा सके जेल भिजवाने के लिए। ऐसी सिचुएशन पे जब कोर्ट्स को, यानी कि ट्रायल कोर्ट्स को इस चीज़ का पता चलता है कि इस इंसान को जेल भिजवाने के लिए प्रॉपर एविडेंस मौजूद ही नहीं है, तो ये जो कोर्ट्स हैं वो इन सेक्शन की मदद से इस बंदे को रिहा कर देंगी और जितने भी इस पर इल्ज़ाम लगे हैं वो सारे के सारे इसके सर से हटा देंगी और इज़्ज़त के साथ इसको एक्विट कर देंगी, यानी कि इसका केस बंद कराएंगी। ठीक हो गया। तो यही बातें यहाँ लिखी हैं। स्कोप ऑफ सेक्शन 24A, और जो ऊपर सेक्शन है उनका क्या स्कोप है, पर्पज़ है वो आपने बताना है। दीज सेक्शंस आर एक्सेप्शंस टू द यूजुअल रूल दैट एक्विटल हैपेंस ओनली आफ्टर फुल ट्रायल। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जो एक्यूटल है ना वो आप फुल ट्रायल के साथ ही दे सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बस आपने एक बंदे की सुन ली है, एक पार्टी की सुन के आपने फ़ौरन रिहा कर दिए। नहीं, आपने प्रॉपरली दोनों पार्टीज़ को सुनना है, जो एविडेंसेस हैं उन एविडेंसेस को देखना है, फिर जाके आप उस बंदे को एक्विट कर सकते हैं। यानी कि जो जज है वो तब भी एक्विट कर सकता है जब वो प्रॉपरली केस को स्टडी करे, समझे, तभी ही वो उस बंदे को रिहा करे। दे हेल्प टू अवॉइड अननेसेसरी ट्रायल्स इफ द कोर्ट फाइंड दैट द चार्जेस आर नॉट वैलिड एंड द प्रोसिक्यूशन इज अनलाइकली टू सक्सीड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो जज है वो प्रॉपरली केस को देख के एक्विट करे। दूसरी चीज़, ज़्यादा लंबा ना लटकाए, मतलब अगर जजेस को पता चल जाए कि जो बंदा है इस पे जितने इल्ज़ाम लगे हैं, इसके ऊपर जितने इल्ज़ाम लगे हैं उस पर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि इस बंदे ने वाकई में ये मर्डर किया है, तो वो जो जज है वो नहीं चाहता कि इस बंदे को लगातार कोर्ट में लाया जाए, लगातार मज़ीद जो है केस चलता जाए। ऑब्वियसली इतने केसेस सर पे चढ़े होते हैं जज के, तो जज क्या करेगा, जब उसको दिख जाएगा एविडेंस मौजूद नहीं है दोनों पार्टीज़ की, जब वो सुनेगा तो वो उसको एक्विट कर देगा उस डिसीजन को,
यानी कि इस बंदे को एक्विट करके निकाल देगा कि बस ठीक है, आप पे जितने इल्ज़ाम लगे थे वो झूठे थे, अब आप रिहा हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जज सबसे पहले तो ये करेगा कि फ़ौरन डिसीजन नहीं देगा एक्विटल का, पहले वो दोनों पार्टीज़ की सुनेगा। जब दोनों पार्टीज़ की सुन लेगा उसके बाद वो इस बंदे को रिहा कर देगा, एक्विट कर देगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितना बर्डन कोर्ट के ऊपर आया होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ताकि ये बंदा रिहा हो तो और वो दूसरे कोर्ट्स अपना दूसरे केसेस को देख सकें। तो ये फ़ायदा है हम इन सेक्शंस को यूज़ करने का। नेक्स्ट हेडिंग आती है एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि इन सेक्शंस को जो जजेस हैं और जो मैजिस्ट्रेट हैं वो कब यूज़ कर सकते हैं वो पढ़ने लेंगे। बोथ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन दिस एंड सेशन जज अंडर सेक्शन दिस कैन एक्विट समवन एट एनी स्टेज, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट है वो इन सेक्शन को यूज़ करेगा और जो सेशन जजेस हैं वो इन सेक्शन को यूज़ करके लोगों को एक्विट कर सकते हैं एट एनी टाइम, even if the charge have been framed or even has been presented। यहाँ पे ये कह रहे हैं चार्ज फ्रेम्ड के ऊपर आप अलग से एक वीडियो पढ़िएगा। चार्ज फ्रेम का मतलब होता है, चार्ज फ्रेम में शॉर्टली बता देती हूँ। चार्ज फ्रेम का मतलब है कि किसी इंसान के ऊपर तफसील से ये बताना कि इसने मर्डर कैसे किया था, इसने कोई क्राइम कैसे कमिट किया था, कितने बजे किया था, किस लोकेशन में किया था, एक तफसील से एक पेज पे हर चीज़ लिखा होता है इसके बारे में। इस चीज़ को हम कहते हैं चार्ज के ऊपर अलग से एक वीडियो मैं बनाऊँगी तो मैं उसका लिंक इस पर लगा दूँगी। चार्ज को मैंने शॉर्ट करके बता दी कि किसी इंसान पे कोई इल्ज़ाम लगे हों उसको तफसील से जो बंदा लिखता है ना उस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्ज, ठीक है। जितने भी इस बंदे पे चार्ज फ्रेम किएंगे, फ्रेम का मतलब है चार्ज को लिखा गया है, इसके ऊपर जितने इस पे इल्ज़ाम लगे हैं लिखे गए हैं। बेशक यहाँ पे क्या ये रहेंगे, बेशक एक इंसान पे चार्ज लगे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगे, तब भी उस इंसान को रिहा कर दिया जाएगा, उसको एक्विट कर दिया जाएगा इन सेक्शंस को जब ये जजेस यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम बात है, बार बार दोहराई जा रही है, बट थोड़ी थोड़ी हेडिंग्स चेंज हो रही है। दूसरी हेडिंग आती है अपील अगेंस्ट एक्विटल। अब पहली बात तो ये है, यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है ये पढ़ा है कि एक्विटल होता क्या है और इसका क्या पर्पज़ है, कौन कौन इनको यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब इससे जो आगे हेडिंग्स आ रही हैं वो आ रही हैं अपील अगेंस्ट एक्विटल। मिसाल के तौर पे अब ये इंसान है, इसको लोगों ने रिहा कर दिया, यानी कि जज ने रिहा कर दिया है और उसके ऊपर से सारे इल्ज़ाम हटा दिए हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी है जो जिसने पहले इस पे इल्ज़ाम लगाए थे और वो पार्टी लॉस पे चली गई, यानी कि ये पार्टी आउट होगी, फेल कर गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है जज ने इनको रिहा कर दिया। तो ये जो पार्टी है वो इसी के एक्यूटल पे दूसरे कोर्ट में जाके अपील कर सकती है। समझ आ रही है? इस पूरे प्रोसेस को आपने इसमें अब स्टडी करने लगे हम, ठीक हो गया। यानी कि जब जज ने एक्यूटल दे दी, जिस पार्टी को उस बंदे से मसला था जिसको एक्यूटल मिली है उसके ऊपर आप दूसरे कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो कि भाई फलां कोर्ट ने इसको एक्यूट कर दिया है और आप प्लीज़ इस एक्यूट को ऊपर कोई प्रोसेस करें, कुछ बताएं हमें क्या करना चाहिए। दूसरी कोर्ट के पास वो जाके ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब हम इसको पढ़ने लगे हैं। जनरली यू कैन नॉट अपील एन एक्यूटल अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। एक्यूटल का मतलब होता है अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी एक्सेप्ट टू द हाई कोर्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि अगर एक दफ़ा कोई, जैसे कि ट्रायल कोर्ट होगी, ट्रायल कोर्ट जो है ना हाई कोर्ट से छोटी होती हैं, जिसमें मैजिस्ट्रेट और सेशन जजेस होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो मैजिस्ट्रेट हैं और जो सेशन जजेस जो ट्रायल कोर्ट में बैठे होते हैं, इन्होंने किसी बंदे को एक्विट कर दिया, यानी कि रिहा कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन पे आप इनके डिसीजन को कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते। लेकिन जो हाई कोर्ट है इनके पास ये पावर है कि इनके डिसीजंस पे फैसले दे सकता है, यानी कि जो भी एक्यूटल के डिसीजंस ये जो जजेस देंगे ट्रायल कोर्ट में, वो सारे के सारे आप हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो। ये बात आपको फर्स्ट लाइन में लिखी है, लेकिन हाई कोर्ट के अलावा आप कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है। However, if serious injustice is feared, the provincial government can act as public prosecutor to appeal the acquittal। यहाँ पे देखो, एक होता है एक नॉर्मल सा इंसान है, उस नॉर्मल से इंसान के किसी से मिसाल के तौर पे दुश्मनी चल रही है और इसने इसके साथ दुश्मनी चल रही है और वो इस पर इल्ज़ाम लगा देता है, ये रिहा हो जाता है। फिर ये बंदा हाई कोर्ट में जाके कहता है कि भाई इसको रिहा कर दिया है, मेरे साथ इसने जुल्म किया, ये किया, वो किया। अब एक और सीन हो गया। अब हो ये रहा है कि एक बंदा है जिसने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम कमिट किया है, लेकिन कोर्ट्स जो है, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो गई और ये सेशन जजेस वगैरह हो गए, इन्होंने इसको रिहा कर दिया। ऐसी सिचुएशन पे जो गवर्नमेंट है उसको न्यूज़ के थ्रू या किसी बंदे के थ्रू पता चला कि इस बंदे ने ना कोई बहुत क्राइम कमिट किया और उसको रिहा कर दिया क्योंकि इस पर इल्ज़ाम जितने लगे थे वो प्रूव नहीं हो सके। तो गवर्नमेंट तो ज़ाहिर बात है डरी हुई ऐसे बंदे से, तो क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है ऐसा बंदा अगर रिहा हो जाएगा तो शायद ये, क्योंकि गवर्नमेंट को शक है कि शायद ये बंदा गिल्टी हो,
तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ऐसे बंदे को जिसको रिहा कर दिया था मजिस्ट्रेट ने और इन लोगों ने, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस बंदे को हाई कोर्ट ले जाएगी खुद ही, यानी कि बेशक कोई थर्ड पर्सन ना मौजूद हो, लेकिन गवर्नमेंट इसमें खुद इन्वॉल्व हो जाएगी एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन के, और वो हाई कोर्ट में अपील कर देगी कि भाई इसको एक्यूट किया गया है, आप प्लीज़ इसको देखें। ठीक है, यानी कि दो तरीक़ों से हो सकता है, सही है, यानी कि एक पर्सनल वे में भी हो सकता है कि पर्सनल दुश्मनी से भी आप कर सकते हो, या पर्सनल किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है उस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, अपने बंदे को डाल सकती है और कह सकती है कि फ़लाँ बंदा ठीक नहीं है और इसको जो है आप देखें, हाई कोर्ट को कह सकती है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है बात। अपील अगेंस्ट एक्यूटल आर रेयर एंड ओनली अलाउड इफ द ओरिजिनल जजमेंट वर क्लियरली अनरीजनेबल एंड इनकरेक्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्यूटल के ऊपर आमतौर पे लोग अपील करते ही नहीं है, लोग नॉर्मली अदर डिसीजंस पे करते होते हैं, लेकिन अगर अपील कर दी गई है एक्यूटल पे, तो तब भी की जा सकती है जब वो एक्यूटल अनरीजनेबल हो, इनकरेक्ट हो, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसको ये प्रूफ करना है कि इन जो जजेस हैं ना यहाँ पे, इन लोगों ने एक्यूटल अनरीजनेबल दी है और इनकरेक्ट दी, यानी कि इन दोनों जजेस ने सही तरीके से एक्यूट नहीं किया, प्रॉपर्ली एविडेंसेस नहीं देखे और उस बंदे को रिहा कर दिया। अगर ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी तब ये हाई कोर्ट जो है इनके डिसीजंस पे मज़ीद एक्शंस लेगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे जो बंदा है जिसको रिहा किया गया है, इसको रिहा करते वक्त इन जजेस ने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, कुछ इनकरेक्ट वे में इसको रिहा कर दिया है, तब आप एक्विटल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बातें जाहिर बात है, अगर इन लोगों ने एक्यूट किया तो हाई कोर्ट भी एक्यूट ही कर देगी ना, अगर उस बंदे में वाकई में वो ठीक हो। अगर वो बंदा जेन्युइनली ठीक ना हो, गलत हो, तब तो जाहिर बात है हाई कोर्ट इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे वो बातें लिखी। अगली हेडिंग, अगला पॉइंट है, द प्रोसेस एंड रूल्स फॉर अपीलिंग एन एक्यूटल आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपीलिंग कन्विक्शन। यानी कि आप किसी पे अगर इल्ज़ाम लगाने की अपील डालते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपका सेम मेथड एक्यूटल के अपील में भी, यानी कि अपील करने का एक प्रोसेस होता है ना, वो समझाया जा रहा है कि जिस तरह से आप कन्विक्शंस की अपील डालते हो ना कि फ़लाँ बंदे ने ये इल्ज़ाम डाले हैं, उसकी एक अपील डालते हो राइट डाउन करके, इसने ये मेरे साथ ये कोर्ट में जाते हो ये वो, वैसे ही सेम प्रोसेस इसका भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज अपील ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लिखा है, द प्रोविजनल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अपील थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ़ the government authorized the Advocate General to act as a public prosecutor, the Advocate General can file such appeal। यहाँ पे ये कह रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, जब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है ना अपील कराने के लिए ऐसी सिचुएशन पे, तो वो अपनी साइड से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाएगी। देखो, प्रोसिक्यूटर होता है एडवोकेट या लॉयर, सही है। इसके साथ पब्लिक का नाम क्यों लगाया गया, आपके जहन में आ रहा होगा। जब भी किसी प्रोसिक्यूटर के साथ पब्लिक का नाम आ जाए ना, समझ जाओ कि वो जो लॉयर है वो गवर्नमेंट का लॉयर है। अगर वो लॉयर गवर्नमेंट का लॉयर होता है ना, या एडवोकेट होता है, तो उस बंदे का, उस एडवोकेट का नाम होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल उन्हीं बंदों को कहते हैं, उन्हीं लॉयर्स को कहते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जिसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, ये बंदा गवर्नमेंट के बिहाफ पे उस बंदे पे अपील करता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है। अब आता है प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर कौन करता है देखते हैं। इफ़ अ केस वाज स्टार्टेड बाय अ प्राइवेट कंप्लेंट एंड एंडेड इन एक्यूटल, द कंप्लेंट कैन अप्लाई टू दी हाई कोर्ट फॉर स्पेशल परमिशन टू अपील। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने प्राइवेट वे में किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और वो एक्यूट हो गया है, तो वो दोबारा उसके ऊपर एक्यूटल का इल्ज़ाम के ऊपर हाई कोर्ट में जाता है। तो हाई कोर्ट में जब उसने दोबारा इस चीज़ को शुरू कराना ना, तो उसको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट हेडिंग इज हाई कोर्ट इज़ अपेलेंट कोर्ट। अब यहाँ पे हाई कोर्ट की मज़ीद बातें अब आएंगी। द हाई कोर्ट इज़ द अपेलेंट कोर्ट दैट हैज़ अपेलेंट कोर्ट पावर्स। यहाँ पे बस सिंपल वर्ड्स में हमें लिखना है कि जो हाई कोर्ट है वो एक अपेलेंट कोर्ट है जिसके पास अपेलेंट कोर्ट पावर्स होती हैं, यानी कि अपील सुनने की पावर्स होती हैं। अब टाइप्स ऑफ अपील्स अगेंस्ट एक्यूटल। अब इसके ऊपर हम ये पढ़ने लगे हैं कि अपील अगेंस्ट एक्यूटल की कितनी टाइप्स मौजूद हैं। अब हम उसको समझेंगे। पहली टाइप है अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट, दूसरी है अपील अगेंस्ट अदर कोर्ट्स एक्यूटल। यानी कि फर्स्ट वाले में आपने ये सेक्शन डाल के ये बताना है कि आप हाई कोर्ट में अपील कर रहे हो एक्यूटल की। दूसरी पॉइंट में आपने ये बताना है कि आप अपील कर रहे हो दूसरे कोर्ट्स में, यानी कि आप हाई कोर्ट को रीच नहीं कर रहे। अब इसको हम पढ़ने लगे।
फर्स्ट इज सेक्शन 411A, अपील्स कैन बी मेड टू डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट। डिवीजन बेंच का क्या मतलब होगा, अब ये चीज़ भी आप सोच रहे होगे। डिवीजन बेंच का मतलब है कि एक से ज़्यादा जजेस, जैसे कि अब आप कहते हो ना कि भाई मेरा जो पास्ट में जो केस चल रहा था दूसरे कोर्ट में, उसमें एक ही जज ने डिसीजन देके जान छुड़ा दी और बंदे को रिहा कर दिया। बेंच कोर्ट में क्या होगा कि तकरीबन 5 जजेस बैठे होंगे, 6 या 10 जितने भी ज़रूरत है। तो जितने ये जज बैठे होते हैं ना, उसी एक्यूटल की अपील को दोबारा से स्टडी करने के लिए, डिसीजन देने के लिए, यानी कि यहाँ पे ये जज भी डिसीजन देगा, ये भी और ये इकट्ठे बैठ के काम कर रहे होंगे इस डिसीजन पे। तो इस चीज़ को हम कहेंगे बेंच ऑफ हाई कोर्ट। समझ आ रही है? यानी कि ये हाई कोर्ट में जब आप डिसीजन दोगे ना, तो उसमें एक जज नहीं देगा, बल्कि बेंच में ज़्यादा मेजॉरिटी में इकट्ठे बैठे होंगे और उस पर डिसीजन दे रहे होंगे। सही है? विच मस्ट हैव एट लीस्ट 2 जजेस नॉट इन्वॉल्व इन ओरिजिनल ट्रायल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं जैसे पहले ही बताया था, बेंच में एक से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 3 हो कि 6 हो। ठीक है? तो एक से ज़्यादा होने चाहिए, और वो जो जजेस हैं, इनमें से जितने भी जजेस बैठे होंगे, ठीक है, जितने भी मैंने सर्कल के जजेस, इन सब में से कोई भी वो वाला जज नहीं होना चाहिए जिसने पहले इसी केस पे दूसरी कोर्ट में डिसीजन दिया था। समझ आ रही है? यानी कि इस हाई कोर्ट में जो जजेस बैठे होंगे डिसीजन देने के लिए इस अपील ऑफ एक्यूटल पे, वो जजेस जो हैं उस कोर्ट के नहीं होने चाहिए जिसने इस डिसीजन पे पहले ओरिजिनल डिसीजन दिया था। यानी कि जो जज, जैसे कि जज बैठा हुआ है ना, इसने कहा था कि इस बंदे को रिहा कर दो, ये इस कोर्ट में बैठा है, ये जज अगर इधर भी बैठ के यही डिसीजन दे रहा होगा ना, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। यानी कि जो भी डिसीजन देने वाले जज हाई कोर्ट में बैठे होंगे, वो वाले नहीं होने चाहिए जिसने पहले डिसीजन दिया था पहले वाले केस में, जिस केस के ऊपर अभी दोबारा डिसीजन दिया जा रहा है। समझ आ रही है? तो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। ठीक है, मैं रेस कर दूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे है अपील अगेंस्ट अदर कोर्ट्स एक्यूटल। अपील्स कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट एक्यूटल फ्रॉम एनी अदर कोर्ट दैन द हाई कोर्ट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट को भी रीच आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बात लिखी है कि हाई कोर्ट के अलावा भी हम दूसरी कोर्ट्स को भी रीच कर सकते हैं। दैट्स इट। लेकिन सेक्शंस लाजमी लिखिएगा, और सेक्शन जब भी आप स्टूडेंट्स लिखा करो ना, तो कोशिश करो इसको थोड़ा बोल्ड मार्कर से लिखा हो। स्टूडेंट्स बाजू इतनी गंदी राइटिंग में लिख देते ना कि पतले मार्कर से, पतले पेन से जो यहाँ पे लिखा होता है उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर कहते हैं एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। एग्जाम में मार्क्स तब आते हैं ना जब आप सेक्शंस को थोड़ा हाईलाइट करो। आप बेशक कोशिश किया करो सेक्शंस के साथ लाइंस भी लगा दिया करो नीचे, ठीक है, ताकि जितने सेक्शंस आप डालते हो, हेडिंग्स को आप अच्छे से बोल्ड करके लिखते हो, उससे मार्क्स अच्छे आते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज हु कैन अपील। यहाँ मैंने फ्लो चार्ट सही नहीं बनाया, यहाँ पे मुझे इस तरह से एरोज डालने थे, रह गए। अच्छा, तो इसमें ये फ्लो चार्ट बना हुआ है हु कैन अपील। अपील कौन कौन कर सकता है? पहला कर सकता है प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के थ्रू पे आप करवा सकते हो अपील, और प्रीमियर की गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है। किस तरह कर सकती है कि वो दोबारा रेस करके बताती हूँ। प्रोविजनल गवर्नमेंट करती है कैन अपील थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन 6 months ऑफ एक्यूटल, यानी कि 6 months के दौरान ही जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि जो अटर्नी जनरल, जो मैंने पहले ही बताया था, इसके पास ये पावर होगी। अटर्नी जनरल के पास ये पावर होगी, यानी कि पब्लिक गवर्नमेंट अपने लिए एक अटर्नी जनरल रखेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखेगा, उससे कहेगा कि भाई 6 months के अंदर अंदर आप अपील करो। अब देखो 6 months अगर गुजर गए ना, तो आप एक्यूटल की अपील नहीं करा सकते। तो ये देखो टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी होता है। टाइम लिमिट्स अगर कोर्ट्स ने रखे हुए हैं ना किसी चीज़ के, अगर उसको गवर्नमेंट अगर फॉलो नहीं करे, गवर्नमेंट 6 months बाद आके एक्यूटल की अपील करी है, तो उसको अप्रूव नहीं करेगा कोर्ट कहेगा कि आप सोए क्यों थे 6 months तक। 6 months तक आपके पास टाइम होता है कि आप अपील करा सकते हो। दूसरा पॉइंट है कंप्लेंट। अब ये वो बंदा होता है, प्राइवेट लोगों की बात हो रही है, प्राइवेट लोग कैन अपील विद परमिशन फ्रॉम हाई कोर्ट विद 6 months। इनके पास भी 6 months का टाइम होता है, लेकिन ये इनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इनको परमिशन की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट को परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एनी एग्रीव पर्सन कैन अपील इन हाई कोर्ट, यानी कि कोई भी बंदा जिसको एग्रीव्ड पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, एग्रीव्ड का मतलब है परेशानी पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, वो बंदा भी हाई कोर्ट में जाके अपील करवा सकता है उस बंदे के खिलाफ जिसको आज़ाद किया था दूसरे कोर्ट ने। ठीक है, तो ये साथ ये आप फ्लो चार्ट बनाइएगा एग्जाम में, इस तरह जैसे मैंने बनाया हुआ है। आपने इस तरह से एक बॉक्स बना देना है जिसमें हमें सारे वो नाम ऊपर वाले डाल देने हैं, और फिर इस तरह से दूसरा बॉक्स बना देना और बीच में से एरोज बना देना है जैसे मैंने बनाया। ठीक है, दूसरे हेडिंग पे हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नोटिस टू एक्यूज्ड सेक्शन 422।
यहाँ पे आपने इस हेडिंग दे के आपने सेक्शन भी लाजमी देना है, ठीक है, जिसमें आपने ये लिखना है कि उस बंदे को जिस पे पहले इल्ज़ाम लगा था उस बंदे को दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। इन एन अपील अगेंस्ट एक्यूटल द अक्यूज मस्ट बी नोटिफाइड, यानी कि जिस इंसान ने मिसाल के तौर पे जिस इंसान को पहले आपने कोर्ट में लेके गए और उस पर इल्ज़ाम लगाए और कोर्ट ने इसको रिहा कर दिया क्योंकि इसके ऊपर जितने इल्ज़ाम लगे थे वो कोर्ट को लगा था सही नहीं है, इसको आज़ाद कर दिया जाए। अब ये बंदा अपने घर चला गया, अब आपको किसी बात पे तकलीफ इसने पहुंचाई थी, तो ये आप क्या करते हो, कोर्ट जाते हो, कोर्ट में जाके फिर इसी बंदे के ऊपर आप डालते हो कुछ भी। लेकिन आप डालने से पहले, कोई भी इल्ज़ाम डालने से पहले आप कोशिश करो इस बंदे को पहले एक नोटिफिकेशन भिजवा दो, कोई लेटर भिजवा दो इसके घर में, ठीक है, और उसको बता दो कि मैं तुम्हारे खिलाफ अब जो अपील भेज रहा हूँ हाई कोर्ट में उसी एक्यूटल के ऊपर, ठीक है। तो नोटिफिकेशन भिजवाना ज़रूरी होता है, विदाउट नोटिफिकेशन आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। यानी कि जिस इंसान के ऊपर कुछ भी लगा है उसको नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज पावर ऑफ अपेलेंट कोर्ट। अब अपेलेंट कोर्ट्स की क्या पावर्स होती हैं, आप सेक्शंस डाल के लिख देना। अपेलेंट कोर्ट की ये पावर है, द अपेलेंट कोर्ट, ये कोड लिख दिए, यहाँ पे कोड लिखना था, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैं साथ साथ बता दें। द अपेलेंट कोर्ट कैन रिवर्स दी एक्यूटल, ये भी गलत लिख दिए, मैं थोड़ा सा इसको बाद में अगली वीडियो पे नोट्स में एडिट कर दूंगी। यहाँ पे लिखा है द अपेलेंट कोर्ट कैन रिवर्स दी एक्यूटल, यानी कि जो अपेलेंट कोर्ट्स हैं इनके पास ये पावर है कि वो एक्यूटल को रिवर्स कर सकती है। रिवर्स करने का मतलब है कि जो इल्ज़ाम उसके ऊपर से हटाए गए थे वो इल्ज़ाम दोबारा भी उस बंदे पे लगाए जा सकते हैं। ये चीज़ें इस फर्स्ट पॉइंट पे लिखी हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज द अपेलेंट कोर्ट कैन सेंड द केस फॉर न्यूट्रल इवन, जो अपेलेंट कोर्ट के ऊपर जो बात बताएगी ना कि आपको, मैं मिसाल के तौर पे मैंने इस कोर्ट को अपील ऑफ एक्यूटल भेजी है किसी बंदे की, तो मैं ये कोर्ट क्या करेगी, मेरी इसी अपील को दोबारा एक न्यू ट्रायल में कन्वर्ट करा देगी और कहेगी कि जिस कोर्ट ने आपको पहले अक्यूट किया था वही कोर्ट दोबारा आपके केस को डील करेगी और दोबारा से डिसीजन देगी। यानी कि इसके पास एक ये पावर भी मौजूद है कि वो डिसीजन को रिवर्स करा सकती है, साथ में ये पावर्स भी हैं कि दोबारा से केस वापस भी भिजवा के ठीक करवा सकती है, ठीक है। तो ये बातें आपने इसमें लिख देनी है। थर्ड पावर इज द अपेलेंट कोर्ट कैन ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी, यानी कि इन कोर्ट्स के पास ये पावर भी है कि जिस अपील को हमने इस पर डाला है ना, जब इनकी तरफ भेजा हुआ है अपील, उस अपील के ऊपर फर्दर ट्रायल की बात कर सकती है। यानी कि ये कोर्ट कह सकती है कि जो मैंने अपील की है ना इनको, इस पे आप फर्दर ट्रायल करो, यानी कि इसको मज़ीद आप डिस्कस करो दूसरे कोर्ट्स में या हमारे पास लेके आओ, हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। और आखिरी पावर आप को ऐड को, मैंने 4 ही लिखी हैं, वैसे तो ज़्यादा भी होती हैं बट 4 आप लिख लो, इट्स इनफ। चौथी पावर है कन्विक्ट एंड सेंटेंस द एक्यूज्ड इफ फाउंड गिल्टी, यानी कि अपेलेंट कोर्ट, यानी कि जिस बंदे को पहले रिहा किया गया था कि वो गिल्टी नहीं है, उसको ये कोर्ट गिल्टी भी करा सकती है दोबारा और उसको रिहा भी कर सकती है जब इस कोर्ट को यकीन हो जाए कि वो बंदा ठीक है, ठीक है। तो ये बातें हमने इसमें लिख देनी है, तो ये 4 पावर्स हमने डाल देनी है। तो इस तरह से हमने फ्लो चार्ट में लिखना है। ये गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक्स आपने नहीं करना, मैंने कोड की जगह कोड लिख दिया था, सही है। तो ये फ्लो चार्ट्स का एक फ़ायदा ये होता है ना कि जो चीज़ें आप 2 पेजेस पे लिखते हो, 3 पेजेस पे लिखते हो, वो सारा जो है अल्टीमेटली आपका एक ही पेज पे छोटे से पोर्शन में पूरा आ जाता है, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। नेक्स्ट फ्लो चार्ट इज़ प्रोसीजर एंड लिमिटेशन। पहली यहाँ पे भी आप फ्लो चार्ट्स 2 बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया, मैंने अपने पेपर में भी जब मैं खुद लिख रही थी मैंने ये सारे फ्लो चार्ट्स बनाए थे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोसीजर। प्रोसीजर में ये बताया गया कि आप अपील कैसे कर सकते हो। अपील मस्ट बी बेस्ड ऑन लीगल क्वेश्चंस, यानी कि जब आप अपील करते हो ना, उस अपील के अंदर लीगल क्वेश्चंस मौजूद होने चाहिए। अगर आप एज अ नॉर्मल बंदा जिसको अपील करनी नहीं आती, तो लॉयर हमेशा आपके साथ होना चाहिए जो आपके अपील के अंदर लीगल क्वेश्चंस डाल सके। अपील में रिक्वायर परमिशन और सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। जब भी कोई नॉर्मल इंसान, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करी, जब भी कोई नॉर्मल इंसान किसी भी इंसान के ऊपर अपील ऑफ एक्यूटल करवाएगा तो उसके पास ट्रायल कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट वही कोर्ट है जिसने पहले डिसीजन दिया था आप ही के केस पे और उस बंदे को रिहा किया। उसी कोर्ट से आपने परमिशन लेके हाई कोर्ट में जाके इन्हीं कोर्ट की अपील कर देनी है कि इन्होंने क्या डिसीजन दिया था। इनकी परमिशन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ लिखनी है।
लिमिटेशंस बतानी है, अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट। एक ये पॉइंट आप इसमें लिख दें कि जो अपील है ना वो एक टाइम पीरियड में फिक्स होनी चाहिए, और जो टाइम पीरियड मैंने ऊपर बताया था ना 6 मंथ का, आप चाहो तो वो भी इसमें लिख दो कि गवर्नमेंट जो है वो भी 6 मंथ में करे और प्राइवेट कंप्लेंट भी 6 मंथ में हो, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग इज अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अब तक हमने जितना भी पढ़ा था हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने लगे हैं। यहाँ पे लिखा है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड, नंबर 1, द हाई कोर्ट इम्पोज्ड अ डेथ सेंटेंस। देखो, अगर हाई कोर्ट ने उस बंदे के ऊपर डेथ सेंटेंस डाल दिया ना, तब आप सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द हाई कोर्ट अपेलेंट ऑर्डर नीड्स रिव्यू, यानी कि जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के ही डिसीजन पे अब दोबारा रिव्यू कराना पड़ा। यानी कि पहले क्या क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट में हम आते हैं ताकि आपको समझ आए ना, मैं बोल के नहीं हूँ। ट्रायल कोर्ट वो पहली कोर्ट थी जिसने आपके केस पर डिसीजन दिया। आप इसके डिसीजन पे खुश नहीं हुए, फिर आपने क्या किया, आप हाई कोर्ट के पास चले गए। फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया आप उस पर भी खुश नहीं हुए, तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके रिव्यू करवाओगे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि हाई कोर्ट के डिसीजन पे भी अगर कोई बंदा ठीक ना हो, खुश ना हो, तो वो रिव्यू करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इज द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्स इट्स नेसेसरी, यानी कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी डिसीजन देगी वो देख पाल के देगी, सोच समझ के देगी, ठीक है। और जो भी डिसीजन देगी ना वो फाइनल होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट एंड वाली कोर्ट है। इसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान में कोई कोर्ट नहीं है, बड़ी नहीं है, ये सबसे एक्सट्रीमिस्ट कोर्ट है, तो इसका डिसीजन ऑलमोस्ट फाइनल ही होगा, ठीक है। तो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा ही होगा, इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि लोग हाई कोर्ट पर ही बस कर देते, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे अगर आप किसी को जाना हो तो उसकी ये रीजंस होनी चाहिए। दैट्स इट। अब हम कंक्लूजन पे जाते हैं। कंक्लूजन में हमने दोबारा से उन दो सेक्शंस को डाल देना है और ये बता देना है कि भाई मैजिस्ट्रेट और सेशन जज के पास इन सेक्शंस के थ्रू एक्यूट की पावर मौजूद होती है और वो किसी भी स्टेज पे एक्यूट करवा सकते हैं, और हाई कोर्ट के पास इस सेक्शन के थ्रू पावर होती है, वही सेम पावर जो इनके पास है। बस ये चीज़ें आपने शॉर्ट करके यहाँ पे लिख देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।